गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इस्केमिया, रिपरफ्यूजन इंजरी एंड फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी। अभी पिछला जो हमारा वीडियो था VR 53-54, उसमें हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो ये देखिए पेज 53 पर, इस्केमिया, रिपरफ्यूजन इंजरी एंड फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी। उसके बाद हमने देखा था कि 3 टाइप के परिणाम निकलते हैं इस इस्केमिया के, फ्रॉम इस्केमिया टू रिवर्सिबल इंजरी, दूसरा था फ्रॉम इस्केमिया टू इरिवर्सिबल इंजरी, और तीसरा था फ्रॉम इस्केमिया टू रिपरफ्यूजन इंजरी। और यहाँ अब हमने जो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो फोकस कर रहा है कि वो जो मैकेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है एक ब्लड ऐसी स्थिति के अंदर जहां इस्केमिया खत्म हो चुका है, मींस ब्लड सप्लाई आ चुकी है, सेल इंजर्ड है लेकिन वाइबल है। वाइबल मतलब जिसके अंदर जिंदा रहने की क्षमता होती है, उसको वाइबल कहा जाता है। ठीक है, तो हमने उस मैकेनिज्म को पढ़ना है। तो आज के टॉपिक में हम स्टडी कर रहे हैं द मैकेनिज्म ऑफ रिपरफ्यूजन इंजरी। ठीक है, बाई we are studying the mechanism of reperfusion injury by free radicals। ठीक है, तो किस प्रकार फ्री रेडिकल्स जो है इस रिपरफ्यूजन इंजरी को काज करते हैं। तो हमने इसके लिए 3 चीजें जो है पिछले टॉपिक के अंदर देखी थी। फर्स्ट वन वाज कैल्शियम ओवरलोड, दूसरा था एक्सेसिव जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स था। ठीक है, देन थर्ड वन वाज इसमें जो फ्री रेडिकल्स अपन ने देखे थे वो सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल और पर नाइट्राइट, ये सारे हमने पिछले उसके अंदर देखे। अब थर्ड के अंदर है सब्सिक्वेंट इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जो है हमने वो देखना है। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज कैल्शियम ओवरलोड। तो कैल्शियम ओवरलोड ऑन रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड सप्लाई, the ischemic cell is further barred by the blood fluid that has more calcium ions at a time when the ATP stores of the cell are low। तो देखिए, आपने पीछे पढ़ ही चुके हैं कि पहले ATP कम होता है, फिर साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ जाता है, ये आप पीछे स्टडी करके आए हैं। ठीक है, तो दिस रिजल्ट्स इन फर्दर कैल्शियम ओवरलोड on already injured cell, triggering lipid peroxidation of the membrane, causing further membrane damage। पीछे अपन मेम्ब्रेन डैमेज पढ़कर आए थे, लेकिन अब क्या है, जो कैल्शियम ओवरलोड होता है ये ट्रिगर करता है लिपिड्स के पेरोक्सीडेशन को। ठीक है, उससे जो मेम्ब्रेन डैमेज हुआ था और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, एक्सेसिव आपके अगर आप रिकॉल करें, आपने देखा था कि मेम्ब्रेन डैमेज हाइड्रोपिक स्वेलिंग की वजह से हुआ था। ठीक है, फिर आपने ये भी देखा था कि सोडियम पोटेशियम, जिसको आप सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बोलते हैं, वो उसका फेलियर हो जाता था, और जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर सोडियम और एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम के डिपोजिशन, इंट्रासेलुलर सोडियम, एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम और इंट्रासेलुलर कैल्शियम के डिपोजिशंस जो है वो ज़्यादा हो जाते थे, और सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप वाज हेल्पलेस टू कंट्रोल देम, जिसकी वजह से वाटर अंदर रश किया था इन द सेल दैट वी हैव स्टडीड। नो, इस वजह से जो कैल्शियम का ओवरलोड है इस तरीके से ये रेस्पॉन्सिबल है टोटली मेम्ब्रेन को डैमेज करने के लिए। जब कब कौन सी स्थिति में, जब इस्केमिया खत्म हो गया, ब्लड सप्लाई आ गई, सेल जो है दैट इज वाइबल, अभी वो सेल जिंदा है, सेल हैज नॉट गॉन अंडर डेथ। देन कम टू
द सेकेंड पॉइंट, एक्सेसिव जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फ्री रेडिकल्स जो है जनरेट होंगे, दे विल आल्सो लीड टू दी प्रॉब्लम। सो ऑल्दो ऑक्सीजन है वो लाइफ लाइन मानी जाती है ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज, बट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म जो होती हैं, जिसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन रेडिकल्स बोल देते हैं या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोल देते हैं, दे कैन बी मोस्ट डिवास्टेटिंग फॉर सेल्स, मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। फ्री रेडिकल मीडिएटेड मतलब होता है माध्यम कि फ्री रेडिकल के माध्यम से। फ्री रेडिकल मीडिएटेड सेल इंजरी हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड, बहुत इसका विस्तार से जो है पैथोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इसका अध्ययन किया। एंड ब्रीफ अकाउंट इज गिवन एज अंडर। वो कहते भी जो नीचे ये आपके सेकंड पॉइंट है, भी साइंटिस्ट ने बहुत इसका विस्तार से अध्ययन किया। जो कुछ समझ में आया वो इस प्रकार का मैकेनिज्म है कि सबसे पहले ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जनरेशन की, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जनरेट कैसे होते हैं। सो नॉर्मली रिडक्शन ऑक्सीडेशन, जिसको आप रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल इन्वॉल्व्स जनरेशन ऑफ एटीपी बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के माध्यम से जो है ये जो जनरेट होती हैं सेल्स इन्वॉल्व होती हैं और एटीपी को जनरेट करती हैं बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इन द बाई रेडिकल ऑक्सीजन। बाई माने टू, तो बाई रेडिकल ऑक्सीजन O2 कंबाइंस विद हाइड्रोजन एटम। अब बाई रेडिकल ऑक्सीजन मतलब O2 कंबाइंस विद H, ये हाइड्रोजन के साथ जो कंबाइन करती है। एंड इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में वाटर फॉर्म होता है। कुल मिलाकर इतनी सी बात है इसके अंदर। इसी के ड्यूरिंग जो आपके रिडॉक्स रिएक्शन है जो इसी के ड्यूरिंग जनरेट करता है फ्री रेडिकल्स को। तो दिस नॉर्मल रिएक्शन मतलब ऑक्सीजन टू वाटर इन्वॉल्व्स 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन। इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट होते हैं। आपको डायग्राम में दिख रहा है और आपको पीडीएफ की फाइल भी मैंने भेज रखी है, उसके अंदर आपने इसको एनलार्ज करके भी देखा होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन डोनेशन इन 4 स्टेप्स इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एट ईच स्टेप। हर स्टेप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है और डोनेट मतलब दान देना, एक दूसरे को देता है तो उसको डोनेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो रिएक्टेंट है दैट इज O2, इट बिकम्स डोनर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 स्टेप हैं। चारों स्टेप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया जाता है। फ्री रेडिकल्स आर इंटरमीडिएट केमिकल स्पीसीज हैविंग ए सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर ऑर्बिट। आप जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो पीछे जो बचता है वो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। और बाय डेफिनेशन फ्री रेडिकल जो होता है ये इंटरमीडिएट केमिकल स्पीसीज होती है जिनके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इन इट्स आउटर ऑर्बिट। तो ये जो है स्थिति रहती है। दीज आर जनरेटेड विद इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन वेयर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज catalyzes the oxygen to water reaction। तो ये जो सारे आपके जनरेट होते हैं फ्री रेडिकल्स, मतलब ऐसे सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये जनरेट होते हैं इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका जो कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है, वो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। 3 इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स ऑफ partially reduced species of oxygen are generated depending upon number of electrons transferred। तो ये जो रिएक्शन है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, मुझे बोलना चाहिए बाई रेडिकल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से,
जब वाटर बनता है तो ऐसे में 3 जो है आपके फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, मतलब पैदा होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन, ओ के ऊपर एक डैश का निशान अगर आप लगाएंगे, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा। अभी जब आप नोट्स भी बनाए हैं आपने, तो O2 लिखने के बाद ऊपर एक आपको करीब 45 डिग्री के ऊपर एक डैश लगा दिखाई दे रहा है। तो ये तरीका है, अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसका मतलब ये बाई रेडिकल ऑक्सीजन नहीं है, यह एक सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये इंडिकेट ऐसा करता है, ठीक है। एंड इट इज ए ऑक्सीजन फ्री रेडिकल, ठीक है। एक तो ये पैदा होता है। दूसरा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। तो 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। फिर हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ठीक है, OH को जो नेगेटिव चार्ज के साथ दिखा रखा है, इसका इट मींस इट हैज आल्सो डोनेटेड एन इलेक्ट्रॉन, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिला के जो अभी अपना डिस्कशन हुआ है अभी तक, इसके अंदर 2 पॉइंट हमने जो डिस्कस किए, पहला कैल्शियम ओवरलोड देखा, दूसरा देखा एक्सेसिव जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स आपने जैसे देखा कि ऑक्सीजन से जब वाटर बनता है तो इंटरमीडिएट जो 3 स्टेप हैं, तीनों स्टेप के ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, ठीक है। वो और स्टेप बाय स्टेप जो फ्री रेडिकल पैदा होते हैं, पहला है सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन, और दूसरा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, और तीसरा है हाइड्रोक्सिल आपके रेडिकल, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OH, ऊपर माइनस नेगेटिव निशान इसके ऊपर लगाते हैं। नाउ कंटिन्यूइंग विद द सेम, द कमिंग टू पेज नंबर 57, these are generated from enzymatic and non-enzymatic reaction as under। वो कहता है ये जो 3 फ्री रेडिकल्स जो आपके पैदा हुए हैं ऑक्सीजन के, ठीक है, वो एंजाइम्स भी इन्वॉल्व हैं। जैसे आपने पीछे देखा था इन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उसको कैटालाइज कर रहा था, उसका उत्प्रेरक था, ठीक है। तो फर्स्ट पर आ जाओ, सुपर ऑक्साइड। ध्यान से देखो, O2 लिखने के बाद ऊपर करीब 45 डिग्री के ऊपर एक डैश लगा रखा है, तो ये इसका दिखाने का तरीका है। सुपर ऑक्साइड एनायन, ठीक है, मे बी जनरेटेड बाय डायरेक्ट ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑटो माने सेल्फ, इसका अपने आप ही ऑक्सीडेशन होता है ड्यूरिंग माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो रिएक्शन है उसके ड्यूरिंग जो है इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन हो जाता है। Alternatively, superoxide is produced enzymatically by xanthine oxidase and cytochrome P450 in the mitochondria और cytosol। तो देखिए सुपर ऑक्साइड 3 प्रकार से पैदा हो सकता है, और जब इसके ऊपर सेल मुसीबत में होती है उस समय ये पैदा होता है, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड पहला तो सेल्फ ऑक्सीडेशन से हुआ, दूसरा 2 एंजाइमेटिक रिएक्शन हो गए जिसमें जैंथिन ऑक्सीडेज जो है इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, और तीसरा जो पॉसिबिलिटी है कि साइटोक्रोम P450 एक एंजाइम है, दिस लीड्स टू द कैटालाइजेशन, ये कैटालाइज करे, ठीक है, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द सुपर ऑक्साइड। ध्यान से O2 लिखने के बाद 45 डिग्री के ऊपर राइट साइड पे एक डैश का निशान जरूर लगाना है। अगर आपने इसका नाम नहीं लिखा और सिर्फ O2 और इस तरीके से डैश लिखा, इट वुड बी अंडरस्टूड यू आर राइटिंग सुपर ऑक्साइड एंड नॉट एज बाई रेडिकल ऑक्सीजन। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। सुपर ऑक्साइड जो ऊपर बना था, सो फॉर्म्ड एज अबव, इज कैटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस H2O2 बाई सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, SOD जिसको बोलते हैं, ठीक है। H2O2 is reduced to water enzymatically by catalase in the peroxisomes and glutathione peroxidase GHS both in the cytosol and mitochondria, ठीक है।
देखिए इसकी भी 3 पॉसिबिलिटी आपको बताई गई हैं कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड पैदा होगी उसको एसओडी पैदा करेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, कैटाबोलाइज होगा आपका सुपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड के अंदर। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, इन वाटर एंजाइमेटिकली, और उसको कैटालाइज करेगा कैटालेज, ये परऑक्सीसोम्स में होता है। एंड तीसरी पॉसिबिलिटी है GHS जो ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज है, ठीक है। ये दोनों साइटोसोल में और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड पैदा करने की क्षमता रखते हैं, मतलब इस फ्री ऑक्सीजन रेडिकल को पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि सुपर ऑक्साइड की 3 पॉसिबिलिटी हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड की भी 3 पॉसिबिलिटी है। नाउ कम टू द थर्ड, हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH माइनस। Hydroxyl radical is formed by 2 ways in biologic processes: by radiolysis of water and by reduction of hydrogen peroxide with ferrous ions. The later process is termed as Fenton reaction. इसको जरा आप ध्यान कर लेना कि फेंटन रिएक्शन क्या होता है, आपके वो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें आपको काम आ सकता है। तो Fenton reaction involves reduction of normal intracellular ferric means प्लस ट्रिपल प्लस इसमें जो शो करते हैं फेरिक को टू फेरस, तो ये इसको इसमें रिड्यूस कर देता है फेरिक को फेरस में, फेरस फॉर्म में सॉरी, और ए रिएक्शन फैसिलिटेटेड बाय ऑक्सीजन, बाय रेडिकल ऑक्सीजन, ये सुपर ऑक्साइड नहीं है दिस इज। तो इस तरीके से हाइड्रोक्सिल आयंस जो है 2 तरीकों से पैदा हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज द रेडियोलाइसिस से और दूसरा फेंटन रिएक्शन से। अब इसके अलावा अदर रेडिकल्स भी हैं जो देयर इज ए पॉसिबिलिटी of their production in addition to the superoxide, that is superoxide and hydrogen peroxide, also hydroxyl radicals generated during conversion of oxygen to water reaction. A few other radicals active in the body जो है आर पॉसिबल। उसमें जो एक है वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड NO और दूसरा है परऑक्सी नाइट्राइट ONOO। सो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इज ए केमिकल मीडिएटर फॉर्म्ड बाय वेरियस बॉडी सेल्स। ये एक केमिकल मीडिएटर है, मतलब बिचौलिया है, ठीक है। जैसे इंडोथेलियल सेल्स का एग्जांपल ले लो या न्यूरॉन्स का ले लो या मैक्रोफेजेस का ले लो, यहाँ ये वो सेल्स के एग्जांपल हैं जहाँ पर ये एक मीडिएटर का काम करता है। एंड इज आल्सो ए फ्री रेडिकल, ठीक है। तो एक केमिकल मीडिएटर तो है ही है और साथ में ये फ्री रेडिकल भी है। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड कैन कंबाइन विद सुपर ऑक्साइड एंड फॉर्म ONOO। तो ये सुपर ऑक्साइड जो आप पीछे देख रहे थे जो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑक्सीजन थी, ठीक है, O2 वो इसके साथ जो है कंबाइन करेगी। तो ये एक हाईली रिएक्टिव होता है जो आपका परऑक्सीनाइट्राइट है। इट इज ए वेरी डेंजरस रिएक्टिव फ्री रेडिकल। तो जो आपका जो थर्ड कॉन्सिक्वेंस है आपकी इस केमिया का रिपरफ्यूजन वाला, तो उसके अंदर ये डेथ की पॉसिबिलिटी जो है इसकी वजह से भी होती है। फिर हम आते हैं और रेडिकल जो इससे होते हैं, हैलाइड रिएजेंट जो है, ठीक है। इसमें आपके क्लोराइड या क्लोरीन हो सकते हैं, ठीक है। ये रिएजेंट दे आर आल्सो पॉसिबल। सो ये जो आपके हैं हैलाइड रिएजेंट, ये रिलीज होते हैं ल्यूकोसाइट्स
इन द ल्यूकोसाइड रिएक्ट विद सुपर ऑक्साइड। तो हैलाइड रिएजेंट रिएक्ट करते हैं सुपर ऑक्साइड के साथ, सुपर ऑक्साइड SO सुपर ऑक्साइड सॉरी O2 डैश, एंड फॉर्म्स हाइपोक्लोरस एसिड HOCl बनाते हैं, विच इज ए साइटोटॉक्सिक फ्री रेडिकल। ये HOCl है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है टॉक्सिक रेडिकल है, मीन्स ये सेल का जो नेक्रोसिस होता है उसको नेक्रोसिस में हेल्प करता है। थर्ड आपका आ गया एक्सोजीनियस सोर्सेस, ठीक है। इसके अलावा एक्सोजीनियस मीन्स आउट ऑफ द सेल। एक्सोजीनियस सोर्सेस ऑफ फ्री रेडिकल इंक्लूड सम एनवायरमेंटल एजेंट्स हो गए, जैसे टोबैको हुआ, अगर किसी को सिगरेट का या उसका टोबैको खाने की आदत है तो टोबैको एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स आगे सांस लेते हैं, अंदर चले जाते हैं, ठीक है। दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये साइटोटॉक्सिसिटी के लिए, मतलब साइटोटॉक्सिसिटी सेल को के ऊपर जो टॉक्सिक इफेक्ट डालेगा वो साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस कहलाएगा। उसकी ये क्षमता उसको टॉक्सिक करने की साइटोटॉक्सिसिटी कहलाएगी। तो साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स क्या है? फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड इन बोथ फिजियोलॉजिक एंड पैथोलॉजिक प्रोसेसेस। तो फिर आपने देखा कि ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन मिलकर जब वाटर बनाते हैं तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पैथोलॉजी में तो बीमारी की स्थिति में तो ऐसा होता ही होता है, ये नॉर्मली भी होता है। इट इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का हिस्सा भी है और पैथोफिजियोलॉजी का भी हिस्सा है। बेसिकली ऑक्सीजन रेडिकल्स जो है दे आर अनस्टेबल एंड आर डिस्ट्रॉयड स्पॉन्टेनियसली, और तुरंत वो जो है अपने क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस डिस्ट्रक्शन इज डिटरमिन्ड बाय कैटालाइटिक एक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स हैं जो इनके डिस्ट्रक्शंस को जो है कैटालाइज करते हैं, जिनके माध्यम से हम इस रेट को स्टडी कर सकते हैं। जैसे सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज SOD आपने पीछे देखा, कैटालेज देखा, एंड ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज GSH, वो तीनों जो कैटालिस्ट थे। द नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल इज रेडिकल इंजरी इन फिजियोलॉजिक एंड डिजीज स्टेट्स therefore depends upon the rate of their formulation and rate of their elimination। अब देखिए ये टॉक्सिक रेडिकल हैं, किस रेट से बन रहे हैं, किस स्पीड से बन रहे हैं मतलब, और किस स्पीड से एलिमिनेट हो रहे हैं, इस पर भी जो है ये बात निर्भर करती है। देन इफ नॉट डिग्रेडेड, अगर ये डिग्रेड ना हुए, देन फ्री रेडिकल्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव टू द सेल। अगर ये एलिमिनेट नहीं हुए बॉडी से या डिग्रेड नहीं हुए तो व्हाट विल हैपन, दे विल cause a destruction to the cell since they have electron free residue and thus bind to all molecules of cell। क्योंकि इनके पास बचता क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल हैं एंड दे विल कंबाइन विद एनी ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी चीज को जो कहा जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मतलब कितनी ज़्यादा मात्रा के अंदर ये फ्री रेडिकल्स सेल के अंदर मौजूद हैं, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फिर आउट ऑफ वेरियस फ्री रेडिकल्स हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज द मोस्ट रिएक्टिव स्पीशीज। ये जो OH माइनस चार्ज आपने देखा ना, इट इज वेरी डेंजरस। फ्री रेडिकल्स में प्रोड्यूस मेम्ब्रेन डैमेज, ये मेम्ब्रेन को क्षति पहुंचाते हैं जो झिल्ली है, ठीक है, सेल की, बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब अपने को मैकेनिज्म दिया हुआ पीछे भी हम जो है मेम्ब्रेन डैमेज को पढ़ कर आए हैं। तो लिपिड ऑक्सीडेशन, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए पुफा ऑफ मेम्ब्रेन आर अटैक्ड रिपीटेडली, बार बार उन पर हमला होता है, एंड सीवियरली बाय ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। लिपिड हाइड्रोक्सी पर ऑक्सी रेडिकल्स एंड
लिपिड, हाइपोपर ऑक्साइड्स, ये मिलकर सारे के सारे जो है दे अटैक ऑन दिस PUFA, पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो सेल मेम्ब्रेन जिनसे बनता है उनको बार बार ये अटैक करते हैं और इन्हीं का डैमेज होता है। दिस रिएक्शन इज टर्म्ड लिपिड पर ऑक्सीडेशन। इन लिपिड्स के ऊपर जो डैमेज हो रहा है उसी को लिपिड पर ऑक्सीडेशन की संज्ञा दी गई है। द लिपिड पर ऑक्साइड्स आर डिकम्पोज्ड बाय ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे आयरन हो गया। नाउ लिपिड पर ऑक्सीडेशन इज प्रोपेगेटेड टू अदर साइट्स काजिंग वाइड स्प्रेड मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की सिर्फ ऐसा नहीं है कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन एक ही पॉइंट पर होता है, उस सेल मेम्ब्रेन के कई जो दूसरे साइट्स हैं वहां पर भी ये स्प्रेड हो जाता है। तो सबसे पहला हुआ आपका लिपिड पर ऑक्सीडेशन, फिर आपका आता है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे ऑक्सीडाइज होंगे? ऑक्सीजन डिराइव जो फ्री रेडिकल्स हैं दे काज सेल इंजरी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल्स, क्रॉस लिंकेजेस ऑफ labile amino acids as well as by fragmentation of polypeptide directly। तो ये जो आपका ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स है, इस तरीके से जो फ्री रेडिकल्स है दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ दी प्रोटीन्स। फिर डीएनए का डैमेज, नेक्स्ट पॉइंट आता है। फ्री रेडिकल्स काज ब्रेक्स, ब्रेक माने तोड़ना, इन द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। डीएनए आप जानते हो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, उसके अंदर कोइल्ड होता है वो, और जब सेल का नॉर्मल एक्टिविटी चल रही होती है जहाँ प्रोलिफरेटिंग सेल्स होती हैं, डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है और बाद में सेल डिवीजन हो जाता है माइटोसिस के माध्यम से। ये बेसिक जानकारी आपके पास है। दिस रिजल्ट्स इन सेल इंजरी, जब ये डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, उनको अटैक करता है। इट में आल्सो काज दिस मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल का अर्थ है भी कैंसर हो जाना। मैलिग्नेंट जो सेल्स होती हैं उसकी क्या खासियत होती है? उनका अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, मतलब जो जेनेटिक रेगुलेशन है सेल का, जैसे डिवीजन सेल डिवीजन होता है उस तरीके से नहीं होता, ये अब अनकंट्रोल्ड हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली जो है, जो सेल का शब्द देखिए मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, इसका अर्थ हुआ जो नॉर्मल सेल है वो कैंसरस सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर आपका आता है साइटोस्केलेटल डैमेज। ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं कैसे मददगार होती हैं, थोड़ा रिकॉल कर लें आप यहाँ पर। ये जो इंजरी आप स्टडी कर रहे हैं ना, ये आप कर रहे हैं भी सेल वायबल थी, सेल की डेथ नहीं हुई थी, ब्लड आ गया था, ठीक है, लेकिन जो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स पैदा हुए उन्होंने किस तरीके से सेल का जो है डेथ किया, हाउ दे रिएक्टिवली आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस थर्ड टाइप ऑफ सिचुएशन, जिसको आपने ये संज्ञा दी थी अपने, इट वाज इस्चेमिया टू रिपरफ्यूजन इंजरी दिया था, मतलब वो स्थिति है जिसके अंदर सेल लेड टू डेथ, और उसके लिए प्रोमिनेंट रोल रहा इन ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स का। तो साइटोस्केलेटन को डैमेज करते समय ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कैसे कार्यरत होती हैं उसको देखिए आप। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज आर आल्सो नोन टू इंटरैक्ट विद साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स एंड इंटरफियर इन माइटोकॉन्ड्रियल एरोबिक फॉस्फोरिलेशन एंड दस काज एटीपी डिप्लीशन। तो नेचुरली रिएक्शन होगा तो पावर चाहिए, पावर कहाँ से मिलती है? एटीपी की फॉर्म में मिलती है। तो एटीपी डिप्लीशन मतलब एटीपी की मात्रा में और कमी आ जाएगी। जब ये
खुद की सेल के साइटोस्केलेटन का डैमेज हो रहा है, इसी सेल का बनाया हुआ एटीपी चाहिए और इस प्रकार से जो एटीपी की कमी आ जाती है। ये आपको एक फिगर दिखा रखा है, मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ बाय हाइड्रोक्सिल रेडिकल, द मोस्ट रिएक्टिव जो ऑक्सीजन स्पीसीज है, किस प्रकार से लिपिड पर ऑक्सीडेशन, साइटोस्केलेटल डैमेज, डीएनए डैमेज एंड प्रोटीन ऑक्सीडेशन काज करती है। इस डायग्राम के अंदर आपको ये चारों पॉइंट जो है दिखाए गए हैं। तो जैसे आपने एक पीछे पॉइंट कहा था, मैं वो रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। इफ नॉट डिग्रेडेड देन फ्री रेडिकल्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं टू द सेल since they have electron free residue and bind to cell molecules of cell। इसको आपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा था। तो ये वो फ्री रेडिकल्स हैं, वो इंटरफियर कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं? लिपिड पर ऑक्सीडेशन से कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स कर सकते हैं, डीएनए का डैमेज कर सकते हैं और साइटोस्केलेटन का डैमेज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने जो है जो इसका सेकंड पॉइंट था कि किस प्रकार से जनरेट होती हैं ऑक्सीजन फ्री स्पीसीज और किस प्रकार से वो अपना डैमेज काज करती हैं, खास करके सेल मेम्ब्रेन का। तो इस टॉपिक के अंदर यहाँ तक हमने ये देखा। अभी थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, उसको इसी कंडीशंस विद फ्री रेडिकल इंजरी क्या होती है हम उसको एक बार अलग से लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। थैंक यू।